बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन बीजेपी वालों ने पकड़ा है क्या? ये किसने पकड़ा? ये पेपर लीक क्यों पकड़ा? देश के प्रदेश के बच्चों के साथ दुर्भाग्य, गलत डिसीजन नहीं हो, उनकी तैयारी के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसलिए जो चीज जहां नजर आई उसको वहां पकड़ा। प्रदेश भर में चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टी अपने कार्यों, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है, जनता से रूबरू हो रही है। जहां भाजपा की पहली लिस्ट आ चुकी है, वहीं उसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार ने कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। क्या कुछ कारण है इसका? क्या कुछ योजनाएं नहीं लाने जा रही है कांग्रेस सरकार? इसके बारे में आज हम बात करेंगे रफ़ीक खान जी से और जानेंगे कि किन योजनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार वापसी आने की तैयारी कर रही है, जनता के बीच जा रही है। सर, क्या कुछ योजनाएं हैं जो सरकार इस बार नई लाने जा रही है? युवाओं को नई योजनाएं देगी या महिलाओं को नई योजना देगी? किस मतलब तय पे बात पे चुनाव लड़ने की कांग्रेस की तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि पूरे राजस्थान के अंदर ये एक क्लियर कट मैसेज है कि हम जो हमारी 5 साल की परफॉर्मेंस है, जो काम हमने जनता के लिए किया, आम आदमी के लिए किया, उनको लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। काम तो अपनी जगह है ही, और काम का हम अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि शायद आपका समय कम पड़ जाए और मुझे बताते हुए भी काफ़ी समय लग जाए। लेकिन मैं नटशेल में आपको थोड़े बहुत बात बताता हूं कि जैसे रोल मॉडल स्कीम्स क्या रही इन 5 सालों में, जो जिसको हम अचीवमेंट कह सकते हैं सरकार का, वो क्या रहे। चिरंजीवी योजना, हेल्थ बेनिफिशियरी की ऐसी स्कीम पूरी दुनिया में, आप मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, नॉट ओनली इन राजस्थान एंड इन इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ बेनिफिशरीज की ऐसी स्कीम नहीं है कि सरकार 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री कर रही हो। ये एक बहुत बड़ा रोल मॉडल एस्टेब्लिश हुआ पूरे राजस्थान के अंदर, एक एग्जाम्पल सेट हुआ पूरे देश और दुनिया में, नई दिशा मिली इस बात को लेके। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स, स्टूडेंट्स को हर साल बाहर पढ़ाई भेजने का, गरीब बच्चों के स्टूडेंट्स को, जो रियल अपलिफ्टमेंट का काम अगर गरीब आदमी को कोई कर रहा है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। या तो ऐसे कामों की आधारभूत संरचना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय या महात्मा गांधी के समय, जब देश को आज़ादी मिली और देश बहुत रॉ स्टेज पे था और बहुत सारे कामों को एक साथ कर गुजरने की ज़रूरत थी, और या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, ऐसे कामों को अंजाम पे पहुंचाया जिस वर्ग की कोई नहीं सुन रहा था। मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनका बच्चा मेधावी है, इंटेलिजेंट है, काबिल है, और पूरी दुनिया की जो नामिक यूनिवर्सिटीज़ में अपनी प्रतिभा के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे एडमिशन ले सकता है, उसको लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाए? 1 करोड़ रुपए कहाँ से खर्च करे? रिक्शा चालक का बेटा 1 करोड़ रुपए कहाँ से खर्च करे? ठेले वाले का बेटा 1 करोड़ रुपए कहाँ से खर्च करे? मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और ऐसी स्कीम को धरातल पे उतारा कि वो बच्चे भी बाहर पढ़ने जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम स्कूल का मसला एक ऐसा काम है, मतलब अगर रियल ग्राउंड लेवल पे वर्किंग जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें आगे जाके देश को फ़ायदा मिलेगा, न केवल पेरेंट्स को, सोसाइटी को और स्टेट को, बल्कि पूरे देश को इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि एक वो बच्चा जिसके माँ बाप आज अंग्रेज़ी का अखबार तो दूर, हिंदी का अखबार भी नहीं पढ़ पाते हैं, उनका बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज भर्ती हो जाता है नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में, और 10-12 साल बाद जब वो 12th करके निकलता है तो उसका क्या लेवल होगा और किस तरह से वो बात करेगा। जिस मकान मालिक, जिस आदमी के यहाँ, जिस सेठ के यहाँ मजदूर नौकरी कर रहा है और उसका बच्चा उस सेठ के बराबर का उसका विज़न होगा और बराबर कंपटीशन देके आगे बढ़ेगा, तो एक नए राजस्थान की रचना मुख्यमंत्री ने की। 100 यूनिट बिजली की स्कीम, मेडिकल कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, रेवेन्यू सेक्टर्स में, डेयरी सेक्टर में 5 रुपये लीटर की सब्सिडी दे दी। हर चीज़ में कुछ न कुछ मुख्यमंत्री ने दिया। और यहाँ तक कि जो लोग सरकारी ज़मीनों पे बसे थे और पुराने रहते थे, उनको भी आवास और पट्टे दे दिए 500 रुपये में। एक बहुत बड़ा
काम राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ने किया। अब आपने पूछा कि आगे क्या क्या लेके जाएंगे। हम ये सब चीज़ तो लेके जाएंगे ही जाएंगे जो हमने किया, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ये तो हमने कर दिया, इतना सब कर दिया, लेकिन मिशन 2030 क्या है? एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। अब तक हम बात करते थे बनाएंगे, अब बनाया है। और किस आधार पे बनाए? ऐसा विजन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पूरे राजस्थान के जो नागरिक हैं, जिन्होंने 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सजेशन दे दिए, 3 करोड़ के लगभग लोगों ने सुझाव दिए हैं। कोई स्कीम जब धरातल पे आती है और आप उसके कामयाबी और नाकामयाबी की गणना उसकी संख्या से करते हो, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई भी चीज़ की गणना होती है वो उसकी संख्या से होती है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस स्टेट का वोटर 4-4.5 करोड़ है और उसमें 3 करोड़ लोग अपनी राय दे दें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनता ने उन सुझावों को, उस स्कीम को अपने जहन में बसा लिया है, सिर पे बैठा लिया है, और उन्होंने ये मान लिया है कि ये स्कीम और ये सजेशन, ये जो विज़न डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, हमारे सजेशन इस विज़न डॉक्यूमेंट का पार्ट बनने चाहिए। हम इस आने वाली सोसाइटी में, आने वाले राजस्थान में हमारी भूमिका हम खुद तय करना चाहते हैं, और वो जो सजेशन हम चाहते हैं कि आने वाले राजस्थान के अंदर हमारी भूमिका निभाएंगे, उनको हमने सजेशन मुख्यमंत्री को दे दिया है। उन सब सजेशन को साथ लेते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट बना है। हम विजन डॉक्यूमेंट को लेके भी जाएंगे। हमने जो काम किया है वो काम भी करेंगे, और जो विजन डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उस विजन डॉक्यूमेंट को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। ये विजन डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, हमने बनाया है, लेकिन जनता की सोच पे, जनता के सजेशन पे, जनता के दिए हुए सुझावों पे हमने ये एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें आम आदमी का, सभी जाति धर्म का, सभी समाज का, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, व्यापारियों का, समाज सेवियों का, विधवाओं का, बुजुर्गों का, हर आदमी का संगम कैसे हो, हर आदमी को न्याय कैसे मिले, हर आदमी को अधिकार कैसे मिले, इन सब बातों का संगम लेके हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। विजन डॉक्यूमेंट लेके जनता के बीच में जाएंगे। हमने जब ये चुनाव लड़ा था पिछला 2018 का, तब हमने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था, और वो मैनिफेस्टो, राजस्थान एकमात्र सरकार है जिसने मैनिफेस्टो को अपनी कार्यप्रणाली का अंग बनाया, और उस कार्यप्रणाली का अंग बनाने के बाद में उसके ऊपर 90% तक इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। पहले 2 साल भी हम 60% क्रॉस कर गए। हम पहले 3-4 साल में इसको ख़त्म कर देते, लेकिन बीच के 2 साल कोविड जैसा डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन उसके बावजूद हमने मैनिफेस्टो को कार्यप्रणाली का अंग बनाए रखा, उस पर काम किया, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, कार्यप्रणाली का हिस्सा रहेगा, सरकार बनेगी, विजन डॉक्यूमेंट पे काम होगा। आने वाले समय में राजस्थान आपको नई रूपरेखा में नजर आएगा। सर, भाजपा की पहली लिस्ट जो जारी हुई है, उसके बाद भाजपा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और देखा जा रहा है कि जो पूर्व सीएम वसुंधरा जी हैं, उनके खेमे को एकदम कमज़ोर कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या कुछ है कि कल वसुंधरा जी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं इस पे जवाब नहीं देना चाह रहा था। मैंने सारा जवाब कांग्रेस क्या करेगी और क्या किया उस पर रखा था, लेकिन आपने पूछ लिया। श्राद्ध पक्ष में अगर टिकटें अनाउंस करोगे तो ऐसे ही नतीजे सामने आएंगे, विरोध होंगे, धरने प्रदर्शन होंगे। जिसने धन और लक्ष्मी में फ़र्क नहीं समझा, ये धन वाले लोग हैं। धन के साथ प्रकोप और अशांति आती है। ये इन्होंने टिकटें बांटी नहीं है, बेची हैं टिकटें। कहा जाता है कि फतेहपुर में एक बहुत बड़े व्यापारी को टिकट दिए, पता नहीं कितने पैसे लिए हैं। इस तरह के एलिगेशन उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो जब आप कोई भी चीज़ किसी भी समय कर देते हो और उसके सही मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते हो, तो श्राद्ध पक्ष में अगर टिकटें बांटोगे तो ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और रही बात वसुंधरा जी की,
वो कांग्रेस पार्टी का अंग नहीं है और न कोई उनका कांग्रेस में आने का कोई औचित्य है। कांग्रेस पार्टी का लीडर, यहाँ लीडर्स की कमी नहीं है। हमारा लीडर राहुल गांधी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इन्होंने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी आने वाले समय में टिकटें तय होगी और हम अपने काम के बल पे, अपने मैनिफेस्टो के बल पे और अपने विजन डॉक्यूमेंट के बल पे फिर से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। सर, भाजपा ने अपनी लिस्ट में कई सांसदों को उतारा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार क्या करने जा रही है? क्या युवाओं को मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका मिलेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, युवाओं को भी मौका मिलेगा, महिलाओं को भी मौका मिलेगा। बीजेपी सांसदों ने एमएलए की उस पे आ गए हैं, डर है उनको, एमपी नहीं जीत पाएंगे। एमएलए में किस्मत आजमा रहे हैं, क्या पता कोई सी एक विधानसभा में जीत दिला दे। लेकिन ये एमपीज का डिमोशन है। आने वाले समय में देखोगे आप, ये वार्ड पार्षदों पे और सरपंचों पे भी नजर आएंगे। यहीं नहीं रुकेंगे, इससे भी नीचे आ जाएंगे ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने लीडर्स के ऊपर और अपने कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर चुनाव लड़ेगी और हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सर, ईआरसीपी की जो योजना चल रही है उसके लिए आज दौरे निकाले जा रहे हैं सरकार के द्वारा और कहीं ना कहीं से दूसरी पार्टी से विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईआरसीपी इंदिरा गांधी नहर बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय और अलग अलग समय में अलग अलग फेजेस आए और जो राजस्थान का डेजर्ट बेल्ट है उसको हरियाले राजस्थान के रूप में तब्दील कर दिया। आज गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन उधर होता है, आज फ्रूट्स का, माल्टास का, किन्नू का, इनका सबसे बड़ा उत्पादन उधर होता है। अनाज बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, तरह तरह के दालें उस तरफ होती है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुदृढ़ हो गया है हमारा वो पानी। किसी को क्या ऐतराज है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो पानी जो वेस्ट चला जाता है, जो बह के चला जाता है, जिसका कोई यूज़ नहीं है और बहते बहते समुद्र में मिल जाता है, अगर उस पानी को लेके हम राजस्थान के अंदर एक हरित क्रांति बना दें, पानी पीने का पानी इंसानों को, जानवरों को, आदमियों को, पूरे राजस्थान के लोगों को कंफर्टेबल जोन में मिले, धरती को पानी मिले, अनाज हो, पैदावार बढ़े, तो इससे किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये सिर्फ संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, ये डेवलपमेंट नहीं जानते हैं, इनको पता नहीं है, कमज़ोर मानसिकता है, विजनलेस लोग बाग हैं, इनको पता नहीं है कि क्या प्राथमिकताएं होती है काम करने की। जब सरकार बनती है तो वो खाली अपने 5 साल ही नहीं देखती है, वो ये देखती है कि आने वाला राजस्थान कैसा हो, आने वाला देश कैसे याद करे, आने वाले लोग कैसे याद करें। जैसे पहले गंगा नहर थी, राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर है, और गंगा सिंह जी लेके आए शुरू में इसको। तो जो पानी बह के चला जाता है उस पानी को हम काम में ले लें, धरती में काम में ले लें, इरिगेशन में काम में ले लें, पीने के पानी के रूप में काम में ले लें, हरियाली लाने के लिए काम में ले लें। ये सौगात है राजस्थान को और किसी और का पानी नहीं है। ये पानी किसी से उधार नहीं मांगा जा रहा है, ये राजस्थान का पानी है। जो राजस्थान का पानी बह के जा रहा है उसको रोक करके ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद अनाउंस किया था, आज वो इससे हट रहे हैं। पूरा आप हिंदुस्तान की संरचना और उसका आधारभूत ढांचा देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि जो भी डेवलपमेंट के काम हुए, जितने भी डैम्स बने, ब्रिजेस बने, जितने भी एयरपोर्ट बने, इंस्टीट्यूशंस बने, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस बने, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बने, जो सेमी गवर्नमेंट कंपनियां बनी, ऑयल कंपनियां बनी, भारत पेट्रोलियम बनी, इंडियन ऑयल बनी, ये सब कांग्रेस के समय में बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी नींव रखी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने इनको समय समय पे बढ़ाया। ये सब हिंदुस्तान की जो डेवलपमेंट की क्रांति है उसको एक बूम मिला, बूस्ट किया। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया,
बल्कि कामों को रोका, रिफाइनरी को रोका, अब ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। ऐसे काम, ये तो वो काम करना चाहते हैं जो इनके समय में इनको फ़ायदा दे दे। अडानी को प्रमोट करना चाहते हैं, अडवाणी को प्रमोट करना चाहते हैं। अरे इनको आप प्रमोट कर रहे हो, आप अपने राजस्थान के विकास को प्रमोट करो। वो पानी जो बह के चला जाता है वो 14 जिलों की हरियाली का कारण बने, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हमारा सपना है, कांग्रेस पार्टी का सपना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है। हम इसको लाके रहेंगे और लागू करेंगे। सर, बीजेपी हमेशा करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है, क्या कहेंगे? करप्शन की तो बात आप ना करो तो ही बढ़िया है। ये तो करप्शन का सारा सी शुरू उधर से होता है। सारा जो श्रेय जाता है वो अडानी और अंबानी को ही जाता है, और उन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें रूट होती है। वो जो लाइन ऑफ एक्शन तय करते हैं उस लाइन पे काम होते हैं। और जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उनको एक्सटॉर्शन करके, दूसरी कंपनियों को दबा करके, जीवीके जैसी कंपनियों को दबा के और अडानी अंबानी को दे दिए जाते हैं। डेमोक्रेसी नहीं हो रही, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है देश के अंदर। लोकतंत्र पे खतरा है। और लोकतंत्र पे खतरा क्यों है? लोकतंत्र पे खतरा इसलिए है कि जब आप राज करना चाहो और ईडी के दम पे राज करो, इनकम टैक्स के दम पे राज करो, आप सरकारी एजेंसीज को, सीबीआई का मिसयूज़ करो, तो डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय नहीं होते। लीडर्स को दबा दो, आम आदमी को दबा दो, कोई भी आवाज़ उठाए वो वॉइस दबा दो, आपकी पार्टी में वॉइस उठे उसको दबा दो। तो इसका मतलब ये है कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये करने वाले लोग, जो बहुत से लीडर ऐसे हैं, अब जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का। कल तक जो गुनहगार थे, आज वो इनकी जो टीम है उसके रिंग लीडर हो रहे हैं। कल तक जिन पे ईडी और इनकम टैक्स हावी थी, जिन पे सीबीआई के केसेस थे, वो आज इनकी टीम का हिस्सा है और इनकी स्टेट को लीड कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप को लीड कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। निर्णय और जनता अपना डिसीजन और अपनी वॉइस एक साथ 23 और 24 में वोट का बटन दबा के देगी। सर, पेपर लीक के मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सदन में शांति धारीवाल जी का कहना है कि ये प्रदेश मर्दों का है, तो ऐसे बयानबाजी कहीं पार्टी को नुकसान ना दें, तो क्या कहेंगे? किसी बात को बार बार मिस इंटरप्रेट करना, बार बार उसको गलत तरीके से पेश करना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बात करना। पेपर लीक एक ऐसा इंसिडेंट है, नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। बच्चे, बहुत से स्टूडेंट अपने दिन रात लग के तैयारी करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, या तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, या जिसको पेपर मिल गया वो बिना काबिलियत के आधार पे मेरिट पे आ गया। बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन बीजेपी वालों ने पकड़ा है क्या? ये किसने पकड़ा? ये पेपर लीक क्यों पकड़ा? प्रदेश के बच्चों के साथ दुर्भाग्य, गलत डिसीजन नहीं हो, उनकी तैयारी के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसलिए जो चीज़ जहां नज़र आई उसको वहां पकड़ा, सजा दी। ये कानून बनाए, इस बात को इंश्योर किया कि आगे न हो। क्या फॉर्मूले बने, चिंता का विषय है। पेपर लीक खाली राजस्थान में नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक गुजरात में तो राजस्थान से बहुत ज़्यादा है, यूपी में है, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले हैं। और कुछ पेपर लीक के मामले तो ऐसे हैं जो उन्होंने भर्तियों पे पाबंदी लगाई और भर्तियों की पाबंदी पे भी आगे रोक आ गई, उन डिसीजन पे भी आगे रोक आ गई, और जो भर्तियां थी उनको जस्टिफाई भी कर दिया गया। लेकिन पेपर लीक एक पूरे समाज के ऊपर एक कलंक है। हम सबको मिलकर के इसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसा कानून बने कि आने वाले समय में कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे, अपनी प्रतिभा के दम पे, अपने मेरिट के दम पे, अपनी तैयारी के दम पे उसका सिलेक्शन हो, ऐसे केसेस नहीं हो। इसका सबको मिलकर के राजनीतिक लड़ाइयों से ऊपर उठ के इस पर निर्णय करने की ज़रूरत है।
सर बात करें कांग्रेस सरकार की तो लिस्ट के बारे में क्या कहेंगे, कब तक लिस्ट आने की संभावना है? क्या कुछ अब जो 5 दिवसीय सरकार दौरा कर रही है उसमें क्या कुछ नया लाने की उम्मीद है? अभी 2 दिन पहले हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई और बहुत से डिसीजन मेरे ख्याल से हुए होंगे। मैं स्क्रीनिंग कमेटी का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर राजस्थान के और सभी लीडर्स और जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर हैं, हमारे इंचार्ज हैं, रंधावा जी हैं और गौरव गोगोई साहब हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और सीसी मेंबर्स हैं। तो स्क्रीनिंग हो चुकी है, काफ़ी सीटों पे स्क्रीनिंग की जा चुकी है, अब बाकी स्क्रीनिंग होनी बाकी है। और सीसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग 18 तारीख को होनी है। बहुत जल्द निर्णय आप सब लोगों के सामने होंगे। सर आपने अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम किया है, काम करते नज़र आ रहे हैं। अब की बार क्या कुछ आपकी नई योजनाएं रहेंगी? आदर्श नगर में हमने बहुत काम किया और अच्छा हुआ ये बात आपने याद दिलाई। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,42,000 वोटर थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1 लाख लोगों के पास में पीने का पानी नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 10 साल तक एमएलए रहे, 6 साल वो यहाँ से मेयर रहे। 16 साल राज करने के बाद में अगर स्थितियाँ इतनी भयावह हो, मैं कहता हूँ ये स्थितियाँ तो आज़ादी के बाद भी नहीं थी, आज़ादी के समय भी नहीं थी कि 2.5 लाख लोगों में 1 लाख लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो। यहाँ कुछ लोग बैठे भी हैं जो उस पानी की पीड़ा से त्रस्त थे। 1500 2-2 हज़ार रुपये महीने का पानी खरीद के पीना पड़ता था। और आज मुझे खुशी है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि हमने 1 लाख लोगों के घर सरकारी नल लगवाए, उनको पानी सप्लाई किया। बेसिक ज़रूरत थी। मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि बेसिक ज़रूरत क्या है, आम आदमी की ज़रूरत क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट क्या है। जहाँ बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत है वहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट के काम किए, जैसे पानी, बिजली, सड़क, ये आम आदमी की राशन, ये आम आदमी की ज़रूरतें हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए उस पर बहुत बड़े तरीके से काम किया। और पानी पे तो मैं कह सकता हूँ कि हमने बहुत बड़ा ही काम किया। पूरी 200 विधानसभा में आप चेक करोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा, एक अकेली विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पानी देना बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा कारण रखता है। राशन पे, सड़क पे, बिजली पे, सब पे हमने काम किया। फिर उससे ऊपर हम आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ जाता है। जहाँ बेसिक एमिनिटीज़ थी, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें थी, वहाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सड़कें बनाई, सिविल लाइनें बनाई। जहाँ सिविल लाइन नहीं थी उनको सिविल लाइन के लिए प्रोजेक्ट आमंत्रित किए, नए प्रोजेक्ट लेके आए। हमने जहाँ पानी नहीं था वहाँ बोरिंग कराए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर सकते थे वो सब किया। स्कूल कॉलेज अंडर डेवलपमेंट एरिया है, अंडर डेवलपमेंट चल रहा है और अभी वो रॉ स्टेज से अंडर डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, डेवलपिंग प्लेसेस की तरफ जा रहा है। वहाँ क्या चाहिए? वहाँ आपको सड़क चाहिए, वहाँ आपको स्कूल चाहिए, वहाँ आपको कॉलेज चाहिए, वहाँ आपको हॉस्पिटल चाहिए। तो ऐसी जगह पर हमने डेवलपमेंट के कार्य किए और हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे आने से पहले तक 8 हॉस्पिटल थे। 5 सालों में हमने 9 हॉस्पिटल्स और खोले, 9 हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल मिला के 9 नई जगह चालू की। आज 5,000 आदमी रोज़ दवाई लेके जाता है। इससे बड़ा रिलीफ एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो सकता। फिर हम एजुकेशन की तरफ बढ़े, 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, नए स्कूल्स खोले, नई कॉलेज खोली। आगरा रोड की स्थिति ये थी कि पढ़ने के लिए बच्चा या तो प्राइवेट कॉलेज में जाए या जयपुर आए सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए। हमने वहाँ कॉलेज खोली। अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले। तो जो जहाँ ज़रूरत थी उन सब चीज़ों को वहाँ लेके आए। डेवलपिंग एरिया में क्या चाहिए? डेवलपिंग एरिया में हमें
जिम लगाने हैं, गार्डन डेवलप करने हैं, हेल्थ सेंटर्स डेवलप करने हैं। तो वो सब काम हमने किए। बहुत सारे एरियो को हमने बिल्कुल ऐसे गार्डन ऐसे कर दिए जैसे जयपुर में सबसे अच्छे गार्डन मिलेंगे आपको। और एक गार्डन तो हम ऐसा लेके आए हैं जिसमें मैंने करीब 13-14 किलोमीटर तक का एक ट्रैक बनाया है, जो मेरे ख्याल से राजस्थान का सबसे बड़ा वॉकिंग ट्रैक होगा। और नेचुरल फॉरेस्ट को साथ में रखते हुए 450 बीघा में हमने एक फॉरेस्ट पार्क डेवलप किया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो सब हम लेके आए, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल्स हो, चाहे हेल्थ सेंटर्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सेटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे गार्डन हो, चाहे जिम हो, सब की तरफ हमने एक अभूतपूर्व काम किया। आज पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो मेरे को जो रॉ आदर्श नगर था वो एक डेवलपिंग राजस्थान आदर्श नगर की तरफ नज़र आता है। अगले टेन्योर में क्या करूँगा, क्या करना चाहता हूँ, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कैसे हेल्थ बेनिफिशरीज की स्कीम से लोगों को फ़ायदा मिले, कैसे सोशल सिक्योरिटी की स्कीम से फ़ायदा मिले, बच्चों के लिए क्या हो, जिम कैसे हो, स्कूल कैसे हो, खेल ग्राउंड कैसे हो, खेलों की क्या फैसिलिटी हो, कोचिंग कैसी हो, बुज़ुर्गों को कैसे सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा मिले, अपंगों को कैसे उनकी स्कीम्स के बारे में पता लगे और उनका फ़ायदा मिले, क्या आम आदमी विडोज़ को क्या मिले, सिंगल नारी को क्या मिले, यूथ को क्या मिले, आम समाज की ज़रूरतों को क्या मिले, सभी जाति धर्म को कैसे फ़ायदा मिले, कैसे धार्मिक स्थानों का डेवलपमेंट हो, जीर्णोद्धार हो, इन सब बातों का समावेश लेके हम चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आदर्श नगर को जब आने वाले समय में लोग इस तरह गिना करेंगे कि आदर्श नगर एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूंसी है, और मिसाल दिया करेंगे कि राजस्थान में कोई विधानसभा ऐसी है जो बिल्कुल रॉ थी, किसी समय में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिलता था। आज न केवल पानी मिलता है बल्कि हर चीज़ की फैसिलिटी आदर्श नगर में है। ऐसा एक विज़न डॉक्यूमेंट मैं भी लेके चल रहा हूँ। मेरा भी अपना विज़न है। बहुत से देशों में घुमा हूँ, 40-50 से ज़्यादा बाहर के मुल्कों में मैंने विज़िट किया है। डेवलपमेंट का मतलब समझता हूँ, और मेरा पहला काम यही है कि मैं मेरी जनता के बीच जाता हूँ तो ये बोलता हूँ कि आप काम कराते कराते थक जाओगे और मैं काम करता करता नहीं थकूँगा। और जब जनता पूछती है, जैसे आपने पूछ लिया कि आपका एजेंडा क्या है और किस एजेंडा पे काम करना चाहते हो, तो मेरे को किसी पत्रकार ने बोला कि 3 प्रायोरिटीज़ बता दो। तो मैंने कहा पहला डेवलपमेंट, और दूसरा डेवलपमेंट, और तीसरा डेवलपमेंट। तीनों प्रायोरिटीज़ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करना चाहते हैं ताकि लोग याद करें कि आदर्श नगर विधानसभा में अगर डेवलपमेंट की बात हो तो आदर्श नगर विधानसभा का नाम आदर्श कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से पहचाना जाए और पहले नंबर पे आए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रफ़ीक खान जी, जिन्होंने अपने डेवलपमेंट को लेके, जिनका एजेंडा है डेवलपमेंट को लेके आज हमारे साथ चर्चा की और दावा किया कि हर बार राजस्थान की बात करें तो हर बार कांग्रेस सरकार यहाँ पे विजयी होगी। इसको लेकर आज इन्होंने हमारे साथ काफ़ी चर्चा की है। अब देखना यह है कि जो कांग्रेस सरकार है वो जीत का ताज अपने सर पे कैसे लेके आती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।